देखो 61st प्रॉब्लम में एक एल सेक्शन को रोटेट किया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और हमसे पूछ रहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। रिकॉल करो कि जब रॉड के रोटेशनल इफेक्ट से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए हम लोगों ने रिजल्ट लिखा था हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, जहाँ एल जो है हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं दोनों एंड्स के बीच की, तो यहाँ पे इसे एल इफेक्टिव से रिप्लेस कर देते हैं। तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी इन दोनों एंड्स के बीच की सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी L√2। इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ओके। 62nd प्रॉब्लम जो है सिंपली ग्रोथ ऑफ करंट जो है एलआर सर्किट में हम लोगों से पूछा है। हम लोग जानते हैं किसी भी टाइम पे जो करंट होता है इट इज़ गिवन बाय ई बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ पे टाउ की वैल्यू जो है वो एल बाय आर है। इसको इक्वेट कर लेते हैं। एल जो है हमारा 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, और जो रेजिस्टेंस है वो 6 है, जो अपना आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड या 1.4 मिली सेकेंड। और सारी वैल्यूज़ बस इसमें इक्वेट कर देते हैं। प्रॉब्लम का कहना है करंट अपने को 1 एम्पियर चाहिए, और ई की वैल्यू जो है वो 12 है। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, या अपने को जो वैल्यू मिल जाएगी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ अपने को 1/2 के बराबर मिल जाएगा, या माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू ln 1/2 के बराबर आ जाएगी, जो आ जाएगा अपने पास। तो ये सॉल्व करने पे अपने पास आ जा रहा है t इज़ इक्वल टू टाउ इंटू 0.69, जो हम लोग ले सकते हैं 1.4 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 0.7 मिली सेकेंड। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जा रही है 1 मिली सेकेंड। ठीक, जो अपना ऑप्शन डी है। ये प्रॉब्लम भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की हुई है। अगर हम लोग इस रीजन के अंदर कोई एक एलिमेंट कंसिडर करें जो यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इस एलिमेंट के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था डी फाई बाई डी टी के बराबर आ जाता है। जिसे सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू ए इंटू डी बी बाई डी टी। एरिया जो है वो पाई ए स्क्वायर है, जिसमें फील्ड चेंज हो रही है, इंटू डी बी बाई डी टी। तो ई की वैल्यू हमारी आ गई थी ए स्क्वायर बाई 2r इंटू डी बी बाई डी टी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के साथ साथ इंक्रीज करेगी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, ये प्रॉब्लम देखो। इस प्रॉब्लम में क्या कहता है कि अपने पास कोई एक कॉइल है, अपने पास यहाँ कोई एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं हमको दिए गए हैं, राइट। और इस कॉइल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है बी, और इसको रोटेट किया जा रहा है बाय 180 डिग्री। तो हम क्या देखते हैं कि जो इनिशियल एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है। जब कॉइल रोटेट कर जाएगा और 180 डिग्री पीछे के साइड पहुंच जाएगा तो एरिया वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है, और अगर हम लोग डी फाई बाई डी टी की एवरेज वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स फाई डिवाइडेड बाई डी टी इज डेल्टा टी, जो 0.1 सेकेंड दिया है। और हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स जो है वो बी ए कॉस थीटा होता है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0.3 है, एरिया 70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास cos 0 डिग्री, राइट। और नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि n टर्न्स हैं तो इसे n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये वैल्यू अपने पास सॉल्व करने पर आ जाती है 4.2। ओके, तो ये यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 0.1, जो आ जाएगा 84 वोल्ट्स। ओके,
तो 65th प्रॉब्लम में हम लोगों से इस मैकेनिज़्म में स्टेडी स्टेट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फ्री बॉडी डायग्राम से काम बन जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होती है तो सम ऑफ फोर्स 0 होता है। तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो mg लग रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में BIL लग रहा है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए mg को BIL के बराबर होना चाहिए, जिसमें हम लोग करंट जो इससे मिला है रॉड के ट्रांसलेशनल मोशन से मिला है। तो दिस शुड बी रिटन एज BLV/R into R. This will give me B square L square by R into V. Solving, we can get V as mgr divided by B square L square. So B is the correct option. देखो जो 70th प्रॉब्लम है फिर से ट्रांजिएंट एनालिसिस का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में अपने को क्या देखने को मिलता है कि जो स्टेडी स्टेट है उसमें इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये जो इंडक्टर है ये शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो अगर इस वायर को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो 20 ओम रेजिस्टर में कोई करंट जाएगा ही नहीं, राइट। तो इसका बस सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट से, ठीक। और इसमें पैरेलली ये भी याद रखना, t इज इक्वल टू 0 पे हम इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ओपन सर्किट से, ठीक। देखो इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग फराडेज लॉ लगाते हैं, सपोज इस वाले प्राइमरी कॉयल में करंट I1 है, ये I को हम लोग I1 कह दे रहे हैं और इसमें I2 कह दे रहे हैं सेकेंडरी में। तो फिर हम लोग जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF है सेकेंडरी में, दिस इज N2 d∅2/dt, और म्यूचुअल इंडक्शन के टर्म में इसे लिख सकते हैं M di1/dt। अगर इसको रीअरेंज कर दिया जाए तो M की वैल्यू जो आ जा रही है वो आ जा रही है N2 d∅2/di1। अगर इसकी एवरेज वैल्यू लिख दी जाए तो ये आ जाएगा N2∅2/I1। तो यहाँ पे N2∅2 में हमको चार्ज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो एसोसिएटेड फ्लक्स है उसको चार्ज और रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोग QR लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी I है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी QR/I। ओके, ठीक। ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक डिस्क को रोटेट किया गया है, तो हम लोग चाहें तो इस डिस्क पे एक एलिमेंट ले सकते हैं, एक रॉड ले सकते हैं रेडियस R का, जिसको रोटेट करने पे हमको एक डिस्क मिलेगी। तो जो इंड्यूस्ड EMF E होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू ½ BR² ओमेगा। ये प्रॉब्लम भी अब इजी प्रॉब्लम है। पिछले ही प्रॉब्लम में हमने एक प्रीवियस प्रॉब्लम में इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। जब स्विच को तुरंत क्लोज किया जाएगा उस समय जो इंडक्टर है वो जो है ओपन सर्किट के जैसा जो है बिहेव करेगा। तो हमारा ये जो सर्किट है स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद कुछ इस तरह का बन जाएगा। R1 की वैल्यू 2 दी है और R2 की वैल्यू 3 दी गई है और EMF 10 वोल्ट दिया गया है। हमसे पूछ रहा है करंट I1 क्या है। इस केस में ये जो इंडक्टर L है ये वर्क नहीं करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो करंट I1 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 10/5 विच इज़ 2 एम्पियर। ओके।